बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। उम्मीद है हमारी क्लासेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। तो आप इस समय अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मैं आप सभी से एक्सपेक्टेशन और उम्मीद करता हूं, जिससे आप आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। तो कई बार ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, घर का भी सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती होंगी और बाहर भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और ऑनलाइन क्लासेस, सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ता होगा। उम्मीद है सारे के सारे लेक्चर अभी तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ों की आप अच्छी तरह से तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहें। बेटा मैंने कहा ना, एक शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप सेट करिए, तो जिससे आपका चीज़ें और अच्छी हो जाएं। कहने का मतलब 2 घंटे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक घंटे में डिवाइड कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी सब्जेक्ट छूटे नहीं और सब पर अच्छी तरह से आप फोकस कर पाएं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थोड़ा सा कोर सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप उनको 1.5 घंटे का समय दे सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश को 1 घंटे का। तो प्रॉपर आपको टाइम देना ही देना है। अब कहना सर हिंदी, इंग्लिश और मैथ और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारी चीज़ें देखनी पड़ रही होंगी, कितने साँचे हैं जिसमें ढलना है। तो भाई समझना पड़ता है, जो जिस सब्जेक्ट से होगा, जिस ब्रांच से होगा, वो सारी चीज़ों की तैयारी कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि कितने साँचों में ढलनी है। तो कहते हैं ना, उनके लिए ये लाइन है कि कितने साँचों में ढलकर आए हैं, कितने साँचों में ढलकर आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। और जहां तुम सिफारिश से पहुंचे हो ना, वहां हम खुद ही अपने पैरों से चल के आए हैं। तो उम्मीद है अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे, आने वाले एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे और बेहतर से भी ज्यादा अधिक बेहतरीन कर पाएंगे। तो चलिए आज की एक नई क्लास से स्टार्ट करते, एक नए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यानी आज हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्या मैंने बोला? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, पहले हम इनकी वर्डिंग को अच्छी तरह से समझ लेंगे बेटा, है ना, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। ध्यान देते रहिएगा, जिससे आपको समझने में समस्या ना हो। सबसे पहले बात जानेंगे कि ये पुष्पीय पादप क्या है। देखिए, याद रखिएगा कि 2 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। एक में कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, एक में होता है एंजियोस्पर्म। तो हमने एक का नाम क्या बताया? जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एक होता है एंजियोस्पर्म। एक होता है क्या? एंजियोस्पर्म। याद रखिए, इन्हें क्या कहते हैं? अपुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप। और इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें कहा जाता है पुष्पीय पादप। इन्हें क्या कहा जाता है? पुष्पीय पादप। अब याद रखें, कई जगह पर आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी की तरह भी दिया गया होगा, ठीक है। आप याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब यहां पर कहेंगे कि सबसे पहली बात कि इनमें कौन कौन सी अवस्था होती है? कि एंजियोस्पर्म में अवस्थाएं, क्या कहेंगे? अवस्थाएं। बेटा याद रखेंगे अच्छी तरह से कि एंजियोस्पर्म में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। याद रखिएगा, पहली इनमें एक अवस्था जो होती है वो हम कहेंगे, पहली अवस्था का नाम लिख रहा हूं मैं, तो इसको कहते हैं बीजाणुद्भिद। क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद, ठीक है। इसे कहेंगे स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट इसको कहा जाता है। अच्छा, याद रखिएगा इस बात को कि स्पोरोफाइट अवस्था या फिर जो कहेंगे बीजाणु अवस्था जो होती है नंबर 1 वाली, ये हमेशा 2n अवस्था में होती है। यानी कि 2n को हम कहेंगे, ये यहां पर डिप्लॉइड भी कह सकते हैं आप, और द्विगुणित अवस्था भी कह सकते हैं। तो मैंने क्या नाम इसका लिया बेटा? क्या नाम इसका लिया? बताइए, क्या बोला इसको मैंने? द्विगुणित अवस्था।
क्या बोलेंगे, यहां पर इसको बोलेंगे क्या, द्विगुणित अवस्था। फिर इसके बाद यहां पर दूसरी वाली जो आपकी आ जाएगी, ठीक है, ये दूसरी वाली जो आपकी आ जाएगी सेकंड नंबर पर, उसमें हम क्या कहेंगे, इसमें बोलेंगे युग्म कोद्भिद, युग्म कोद्भिद अवस्था। चलिए इधर आगे नीचे लिख दे रहा हूं, है ना, युग्म कोद्भिद अवस्था, ठीक है। और इसको जो हम बोलते हैं ना, वो बोलते हैं क्या, गैमेटोफाइट। इसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। याद रखिएगा कि मैंने क्या बोला कि एंजियोस्पर्म में जो अवस्थाएं होती हैं वो बेटा दो अवस्थाएं, मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे यहां पर, चाहे आप लिख लीजिएगा कि दो अवस्थाएं मुख्य होती हैं, कि दो अवस्थाएं क्या होती हैं, मुख्य होती हैं। पहली कौन सी बेटा बताई मैंने आपको, पहली बताई हमने बीजाणु उद्भिद। अब बीजाणु उद्भिद जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था, वो 2n अर्थात द्विगुणित अवस्था है। वो क्या है, द्विगुणित। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि द्विगुणित क्या होता है, उनको मैं समझा देता हूं एक एग्जांपल लेकर के। आप जानते होंगे ना, आप गुणसूत्रों के बारे में पढ़ते हैं, तो गुणसूत्रों के बारे में जब पढ़ते हैं तो मनुष्य में कुल कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये 46 गुणसूत्र का मतलब है ये 2n अवस्था है। ये क्या है, 2n अवस्था, मतलब जोड़े में। यहां कहेंगे क्या, जोड़े में। क्या बोलेंगे बेटा, जोड़े में, ठीक है ना। फिर यहां पर अगर यहां पर कह दे 23 तो बोलेंगे क्या, ये n अवस्था है। कौन सी अवस्था है, n अवस्था है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी को कहेंगे क्या, अगुणित। ये क्या होगा, अगुणित अवस्था है, ठीक है। ये क्या होगा, अगुणित। और इसी को हमने क्या कहा था, द्विगुणित अवस्था कहा था। ये देखिए यहां पर लिखा है। तो हम कहेंगे ये अवस्था गैमेटोफाइट स्टेज जो होगी, गैमेटोफाइट जो स्टेज होगी वो कौन सी कहेंगे, ये होगी बेटा क्या, अगुणित अवस्था। ये क्या होगी बेटा, अगुणित अवस्था पाई जाएगी। तो उम्मीद है ये आपका जो बेस है कि जो हम पुष्पीय पादप पढ़ रहे थे, तो पुष्पीय पादप में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली बात कि पुष्पीय पादपों में हम कहेंगे होते जिम्नोस्पर्म और होते क्या, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कहेंगे कि अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ठीक है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो हम कहेंगे उसमें क्या पुष्पीय पादप आते हैं एंजियोस्पर्म में। इस एंजियोस्पर्म में कौन से आते हैं, पुष्पीय पादप। यानी कि अगर आप आसपास अपने देखेंगे तो यहां पर इस एरिया में आपको ज्यादातर आपको पुष्पीय पादप मिलेंगे, जिनमें पुष्प निकलते हैं, जिनमें क्या होते हैं, पुष्प निकलते हैं। तो आप जब देखेंगे कि तो उन्हें हम क्या कह रहे हैं कि पुष्पीय पादप, उन्हें क्या कहेंगे, पुष्पीय पादप। अच्छा, कुछ ऐसे पादप आपने क्या देखे हैं जो जिनमें आपने पुष्प कभी देखे ही ना हो, लेकिन आपने फल जरूर देखा होगा। तो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं। थूजा का प्लांट आपने देखा होगा। आप बोलेंगे कि सर ये क्या होता है, ऐसे मुंह बना दिए होंगे, मुझे पता है कि ये क्या बता दिए सर, है ना। तो उसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर जी ऐसे ये थूजा मतलब थूक रहे हैं कि मतलब बता रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो कह रहे हैं कि थूजा का जो प्लांट है, तो थूजा का प्लांट अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक आपको बताता हूं। आप बचपन में छोटे जब होंगे क्लास 4th 5th 6th वाले में, तो आप विद्या का पौधा जानते होंगे। आप अपना हाथ उठा दें और हाँ खोपड़ी हिला दें, मुझे दिखाई देगा कि आपने सर हिलाया है या फिर नहीं हिलाया है, कि हाँ आपने उस पौधे को देखा है। तो विद्या का पौधा, उसको तोड़ करके उसमें से किताबों में रखते थे कि विद्या माता आएंगी, विद्या माता आएंगी, हमें ज़्यादा समझ में आएगा, हम ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। ऐसा सोच, ऐसा विचार रखते थे कि नहीं रखते थे, है ना, बताइएगा ज़रूर। तो अब आपको वो प्लांट में क्या आपने कभी पुष्प निकलते हुए देखा है, क्या आपने कभी पुष्प देखे? लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद, इस समय चल रहा है ये आपका जनवरी का माह चल रहा है, अभी कुछ समय बाद उसमें आप फल लगे हुए देखेंगे, फल जैसे आप आकृति देखेंगे। तो हम कहेंगे कि उसमें क्या होता है, वो अपुष्पीय पादप है बेटा। वो क्या है, अपुष्पीय पादप, जिनमें पुष्प नहीं निकलते हैं, जिनमें पुष्प नहीं निकलते हैं, वो अपुष्पीय पादप कहलाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपने प्लांट देखे होंगे जिनमें पुष्प देखने को आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इस एरिया में आप देखेंगे पुष्पीय पादप। क्या देखेंगे, पुष्पीय पादप, ध्यान रखेंगे। तो उनको हमने कहा, अब पुष्पीय पादप यानी जो एंजियोस्पर्म है बेटा, उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा,
अन्यथा मैं पढ़ाता रहूंगा, आप समझ नहीं पाएंगे, ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अभी पुष्प के मुख्य भागों के बारे में समझेंगे। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख करके रख लीजिए कि 5 नंबर का इस चैप्टर से, एक सिंगल चैप्टर से 5 नंबर का आना निश्चित है, ये समझ लीजिए आप। 5 नंबर एक कोई छोटा, यानी कि पूरे के पूरे रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाए तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा 1% है, ये पूरा का पूरा 1% है। बेटा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार लेक्चर देखिए। ऐसा थोड़ी ना हाथ पर हाथ रख करके एक बार देखा नहीं समझ में आया तो बस रहने दो, हटाओ, नहीं, नोट्स बनाए हैं, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, उठा करके किताब आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको, अगर नहीं तब भी समझ में आ रहा है, उठा करके दोबारा लेक्चर देख लीजिए, समझ लीजिए उसको कि सर ने कहां पर क्या क्या चीजें बताई हैं, तब जाकर के एग्जाम में जब बैठेंगे तो हर एक चीज को अच्छा कर पाएंगे। वरना जो हाथ में लगेगा भी ना, वो सिर्फ उतना जितना लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो कृपया करके इतनी तो रिक्वेस्ट मान लीजिए कि अगर यहां पर से आपको चीजें मिल रही हैं तो अच्छी तरह से कम उनको यूटिलाइज कर लीजिए, एफर्ट लगाएंगे अच्छा होगा। और क्या, ऐसे ही थोड़ी ना अच्छा हो जाएगा कि आप बस ऐसे ही करते चले जाएं, बस ऐसे ही बैठ करके मेरी बातों को सुन लें और ऐसे देख लें। नहीं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। कहता चला आया हूं कि बैठा करिए कॉपी किताब लेकर के, लेकिन देखिए अभी भी कुछ लोग वैसे बैठे हुए हैं, बस ऐसे रजाई में हाथ डाले हुए और ऊपर रजाई के ऊपर फोन रखा है, बस उसी में देख रहे हैं, सर पे ऐसे या तो ब्लैंकेट डाले होंगे या तो फिर वो क्या शॉल वगैरह डाले होंगे और ऐसे लिपटे हुए होंगे और हाथ अंदर होंगे उसे। अरे नहीं, हाथों को बाहर निकालिए। अरे पढ़ने पे आएंगे ना तो ब्रेन भी आपको, बॉडी को, है ना, हीट जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, तो समझ में आएगा। तो वो प्रवृत्ति से बैठा करिए बेटा। सुबह सुबह उठ करके ऐसे करके बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या है? नींद ना आया करे। तो कहेंगे 2 अवस्थाएं होती, 2 अवस्थाओं में कौन कौन सी? एक है आपकी बीजाणु उद्भिद। अब इस बीजाणु उद्भिद अवस्था को कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन, और ये है द्विगुणित अवस्था। बता दिया आपको, फिर से ध्यान से मैंने बता दिया, द्विगुणित अवस्था कौन सी होती है? जिसमें जोड़े में होंगे गुणसूत्र। अगुणित अवस्था यानी कि सिंगल, ठीक है, हाफ कहेंगे। तो युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो क्या होती है? गैमेटोफाइट स्टेज होती है, जिसमें गैमीट्स बनते हैं। जिसमें क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। अगुणित अवस्था इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? अगुणित अवस्था। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, जिसमें यहां पर पहले, इससे पहले मैं यहां पर डबल स्टार पॉइंट लगा देता हूं, है ना। तो हमने कहा यहां पर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे चलेगा, है ना। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। तो हम कहेंगे, अरे ये क्या हो गया? अच्छा, कस्टमाइज, ओके। अब समझेंगे आप हम आगे कि पुष्प की संरचना को। क्या समझेंगे हम? पुष्प की संरचना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर भी अच्छी तरह से, इस पर भी मैं आपका स्टार पॉइंट बना दे रहा हूं, जिससे आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो कहेंगे जब पुष्प की संरचना में पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगली स्लाइड पर हम पुष्प का डायग्राम बनाएंगे, और उसी डायग्राम को अपनी कॉपी में भी आपको बनाना है, अच्छी तरह से डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कि पुष्प की संरचना में हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि पुष्प की संरचना को, पुष्प की संरचना को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से कितने? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब 2 भाग कौन कौन से? नंबर 1 पर कहेंगे, हम कहेंगे सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग। अच्छा, सहायक जनन अंग का अर्थ क्या है? मतलब ये जनन अंग तो नहीं होंगे, लेकिन सहायता करेंगे जनन में।
क्या करेंगे, सहायता करेंगे जनन में, इसलिए कहा क्या जाता है, सहायक जनन अंग। क्या कहा जाएगा, सहायक जनन अंग। तो सहायक जनन अंग में क्या कहेंगे, सहायक जनन अंग में कौन कौन होगा, नंबर 1 पर इसमें कहेंगे बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, और क्या कहेंगे, इसके साथ कहेंगे दलपुंज, दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं ये क्या होते हैं, सहायक जनन अंग कहलाते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज, अभी आप समझ जाएंगे बेटा, अभी आप इस बात को समझिए कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं वो सहायक जनन अंग होते हैं। अभी मैं सारी बातें आपको समझा दूंगा कि बाह्य दलपुंज है क्या चीज। ठीक है, फिर हम कहेंगे दूसरी, जब बात करते हैं दूसरे अंग की, तो कहेंगे मुख्य जनन अंग, मुख्य जनन अंग, अंक नहीं अंग होगा, है ना। तो हम कहेंगे मुख्य जनन अंग में जब हम बात करते हैं तो मुख्य जनन अंग में कहेंगे एक होगा क्या बेटा, पुमंग, ठीक है, और क्या कहेंगे, दूसरा होगा क्या, जायांग, दूसरा क्या होगा, जायांग। याद रखिएगा पुमंग को एक और नाम मैं दिए दे रहा हूं, ठीक है, नर जनन अंग। क्या कहेंगे, इसे नर जनन अंग कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बात है, मादा जनन अंग। ये क्या होगा बेटा, मादा जनन अंग। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। लेकिन एक ध्यान से बात और समझिए, यहां पर एक मुख्य बात और मैं बताए दे रहा हूं, तब उसके बाद अगली स्लाइड पे हम चलेंगे। चलिए यही वाली। अब देखिए यहां पर अगर कह दें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। देखिए वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में बेटा, 2 भागों में। कौन कौन से भाग, सहायक जनन अंग और दूसरा क्या है, मुख्य जनन अंग। एक है सहायक जनन अंग और दूसरा क्या है, मुख्य जनन अंग। लेकिन जब वहां पर बात करेगा पुष्प के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, तो हम कहेंगे देखो नंबर 1 पर ये आ गया, नंबर 2 पर ये आ गया, और नंबर 3 पर क्या पुमंग आ गया, और नंबर 4 पर क्या आ गया, जायांग। तो यहां पर मैं एक नोट पॉइंट बनाए दे रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा। कहेंगे क्या, नोट पॉइंट में पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से बेटा, कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, और उसके साथ कॉमा करेंगे, क्या कहेंगे, दलपुंज। तीसरे स्थान पर हम कहेंगे पुमंग, है ना, और चौथे स्थान पर क्या बोलेंगे, जायांग। ये 4 जो होंगे, ये 4 क्या कहलाएंगे, पुष्प के मुख्य भाग कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, पुष्प के मुख्य भाग कहलाते हैं। अब अगली स्लाइड पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुष्प का डायग्राम सहित उसके कौन कौन से भाग होते हैं। आगे जब आएगा ना तो उन्हीं से संबंधित सारी बातें आएंगी। तो बेटा फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि बिल्कुल एक्टिवेट होकर के बैठिए, अच्छी तरह से समझिए, जिससे आपको दोबारा इस पर एफर्ट ना लगाना पड़े। आप 2x पर दोबारा देख लिया करिए, 2x पर दोबारा देख लिया करिए, जल्दी जल्दी जब 2x पर लगाएंगे ना स्पीड बढ़ा लिया करिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। कर लेंगे आगे अच्छा पेपर में भी कर लेंगे। अन्यथा की अवस्था में एक बार में देखने में बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, दोबारा जब देखेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कम से कम इतना कर लीजिए। ठीक है, यहां पर मैं कहूंगा कि सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो पुष्प का मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको बढ़िया सा डायग्राम आपको अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा ही आपको कॉपी में भी ड्रॉ करना है। ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसका जो भाग बन रहा है ये आपके अभी जो मैंने आपको समझाए थे उसमें से, फिर इसके बाद कहेंगे
कि ये हमने बना दिया जायांग, ये हमने क्या बना दिया जायांग, और इसके साथ साथ हम कहेंगे ये क्या है पीटल है ना। सारे पार्ट के नाम इंग्लिश में बता दूंगा जिससे आपको, मैं बता रहा हूं ना, इंग्लिश में याद करने में आपको बहुत आसानी होगी, और ट्रिक एक बता दूंगा जिससे आपका फ्लावर का डायग्राम अच्छी तरह से आपका कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद अंदर की ओर जब हम कहेंगे ना, तो ये पढ़ा था ना अभी, हमने कहा था पुमंग, ठीक है, क्या कहा था पुमंग, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा इसमें मैं चीजों को और अच्छी तरह से ऐड कर देता हूं, जिससे डायग्राम आपका और अच्छा दिखने लगे, है ना। और ये लीजिए, ये बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि डायग्राम मैंने कैसा बनाया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं सड़ियल सा डायग्राम मैंने बना के रख दिया है, ठीक है। बताइएगा जरूर कि सर कैसा आप डायग्राम बनाए हैं, तो जरूर आप बताएंगे, अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, और फिर इसके बाद ये हो गया। अब बताएं कैसा लग रहा है मेरा डायग्राम, सड़ा हुआ तो नहीं लग रहा है, सच सच बताना। चलो ठीक है, बर्दाश्त करना अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, है ना, मुझे पता है आप सहनशील हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे सबसे पहले जब हम इस वाले भाग की बात कर रहे हैं, बेटा डायग्राम ऐसे अच्छी तरह से बनाइएगा प्लीज, ठीक है। अच्छी तरह से डायग्राम ड्रॉ करिएगा, बढ़िया बेहतरीन सा डायग्राम बनाइएगा। ये जब कभी भी आप उठा करके देख लीजिए, आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा कि पुष्प का नामांकित चित्र दिया गया है, आपको 2 नंबर 3 नंबर में दे दिया गया है, और आप उसके भागों के बारे में बताएंगे। कई बार ये 5 नंबर में भी पूछ लिया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपका ऐसा रहेगा कि बहुत ज्यादा टिपिकल रहेगा। अगर आप चीजों को याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, है ना। अब देखिए इसको बोलते हैं पुष्पाधार, पुष्पा वाला पुष्पा नहीं, ठीक है, पुष्पाधार, ठीक है, पुष्पाधार, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बाह्य दल, बाह्य दल, और इसको बोलते हैं क्या दलपुंज, बाह्य दलपुंज। वैसे बाह्य दलपुंज का मतलब सारे के सारे जब होंगे ना तो बाह्य दलपुंज कहा जाता है, ठीक है। इसे बोलेंगे क्या दलपुंज, इसे क्या बोलेंगे दलपुंज, ठीक है। और इसे बोलेंगे क्या परागकोश, परागकोश, अरे परागकोश। और ये है आपका क्या पुतंतु, पुतंतु। और दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, उसे कहते हैं क्या पुंकेसर। क्या कहेंगे पुंकेसर, बोलते जाइए साथ में, है ना, उसे क्या बोलेंगे पुंकेसर। फिर इसके बाद कहेंगे सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं क्या वर्ती, थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, है ना, इसको क्या बोलते हैं वर्ती, वर्तिकाग्र, ठीक है। इस वाले भाग को बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। और इस वाले भाग को बोला जाता है क्या अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। तीनों भाग को बोला जाता है जायांग। क्या बोला जाता है जायांग, या फिर इसको और करके लिख सकते हैं, ठीक है, या करके लिख दीजिए, या स्त्री केसर, स्त्री केसर। क्या बोलेंगे स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। इधर मैंने बताया ना, तो इधर इसको पुंकेसर के जगह पे या करके पुमंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं पुमंग भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसके इंग्लिश में पार्ट याद करने तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर इसको बोलेंगे रेसेप्टेकल, इसको बोलेंगे सीपल, ठीक है, इसको बोलेंगे पीटल, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या एंथर, एंथर,
इंग्लिश में लिखेंगे कोई इशू नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जाम में क्या सर इंग्लिश में क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इंग्लिश में भी क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, वहां पर कोई इशू नहीं। ठीक है, इसको इधर लिखेंगे क्या, फिलामेंट, फिलामेंट, और इसको बोलेंगे क्या, ये बोलेंगे इसको यानी कि एंथर और फिलामेंट, और इसको बोलते हैं क्या, स्टामेन, और यहां पर इसको बोलेंगे क्या बेटा, स्टिग्मा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलेंगे ओवरी। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, गाइनोसियम, इसको क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। तो याद रखिएगा। अच्छा, याद एक चीज और भी रखिएगा, एक अगर हो तो उसको सीपल बोलते हैं, ठीक है, और अगर बहुत सारी हो तो उसको बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलेंगे, कैलेक्स। और अगर एक है तो उसको पीटल बोलेंगे, और बहुत सारी हैं तो कोरोला बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, कैलेक्स और कोरोला। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप इस चीज को याद कर सकते हैं। तो कहेंगे यहां पर एक बॉक्स पहले बना लेते हैं ना, कहां गया, कहां से आएगा, हाँ आ गया, ठीक है। अरे ये देखिए, ये बॉक्स मैंने बना लिया है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको, बोलिए, दिखाई दे रहा ना। तो कहेंगे यहां पर रे सी पी आफ्टर स्टामिन सॉरी कार्पेल। ठीक है, रे का मतलब RE, सी का मतलब SE, पी का मतलब PE, आफ्टर को A और ऑब्लिक करके F लिखना है, याद रखेंगे। स्टामिन को पूरी तरह से यानी कि स्टामिन ही लिखेंगे। सॉरी को देखिए कैसे लिखना है, SOVARY, और फिर लिखेंगे कार्पेल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तब क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, रे का मतलब हो गया क्या, रेसेप्टेकल, वो देखिए रेसेप्टेकल। सी का मतलब सीपल, पी का मतलब पीटल, ए का मतलब एंथर, और एफ का मतलब फिलामेंट। स्टामिन तो पूरा स्टामिन ही है, दोनों को क्या बोल रहे हैं, स्टामिन बोल रहे हैं। और पहले वाले एस का मतलब स्टिग्मा, दूसरे वाले एस का मतलब स्टाइल, और ओवरी देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ओवरी है, और कार्पेल। यानी आप इसको एक और ऐड कर लिए कि कार्पेल आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको और करके कहेंगे इसको क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, याद रहेगा। तो इससे आपका ये डायग्राम अच्छी तरह से पूरा का पूरा बेटा कवर हो जाएगा। जिन बच्चों को इंग्लिश में याद करने में समस्या हो रही है, ट्रिक को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो कृपया करके हिंदी वाले डायग्राम को भी अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं, ड्रॉ करके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, जिससे आपका और भी अच्छा डायग्राम हो जाए और बन जाए। अगर एग्जाम में आ गया तो आपकी बल्ले ही बल्ले। ठीक है, अब कहेंगे यहां पर हम सारे के सारे पार्ट के बारे में समझेंगे, यहां पर एक एक करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले पुष्पाधार लेकर के चलते हैं। सबसे पहले किसका नाम लेंगे हम लोग, कहेंगे पुष्पाधार, पुष्पाधार। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पर बोलेंगे पुष्पाधार के बारे में। ठीक है, एक एक कलर से लिखते हुए चले जाएंगे हम। ठीक है, इस पर पुष्प के सभी अंग निर्भर होते हैं। निर्भर, या कहेंगे निर्भर कह लो, या स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, तथा इससे पोषण भी प्राप्त करते हैं। भाई गुलाब आप जानते हो, गुलाब वगैरह या गुड़हल वगैरह कभी पकड़े होंगे आप, है ना, तो ऐसे करके जब उसका पार्ट, वो जो डंडी वाला डंठल जिसको बोलते हैं ना, वो जो पार्ट होता है ना, वो वही तो करेगा ना, फूड पहुंचाने का या न्यूट्रिशन पहुंचाने का, पोषक पदार्थों का परिवहन करने के लिए वही तो काम करेगा बेटा। तो इसीलिए कहेंगे इससे पुष्प और साथ में लिखेंगे है ना फल को,
पुष्प फल को पोषण प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि नंबर 2 पर, यानी सीपल यानी कि बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज समझा देता हूं, फिर आगे लिखता हूं। आप जानते हैं गुलाब जब आप देखोगे या फिर गुड़हल वगैरह, उसके नीचे एक हरा राउंड रहता है, वो पत्तियां हरी हरी जो होती है वो लगी रहती है। ध्यान दिए कभी कि नहीं ध्यान दिए? ठीक है, बताते रहिए, बोलते रहिए, ठीक है, लिखते रहिए। इससे मैसेज भी किया है, जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो मैं देख भी रहा हूं कि हाँ आप बोलते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, हाँ सर देखा है हमने कि वो ग्रीन वाला पार्ट जो नीचे होता है वो भी हमने देख रखा है। ठीक है, ऐसे मुंह को के मत बैठा करिए जैसे गूंगे बहरे, ऐसा लग रहा है कि गूंगे बहरे कोई क्लास में बैठा हूं है। तो नीचे वाला जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, तो चारों तरफ जो ग्रीन लगे होते हैं ना लीफ, ये क्या काम कर रहे हैं? ये पंखुड़ियों को अर्थात पीटल को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं। मतलब वो हरा वाला भाग रहा हो, अगर हवा तेज चले तो पंखुड़ियां तो टूट जाएंगी, तो पीटल को सुरक्षित रखने का ये क्या करती है? ये कार्य करती है। तो कहेंगे बाह्य दलपुंज, कहेंगे ये पुष्प का पहला चक्र है। पहली बात, पुष्प का पहला चक्र होता है, चक्र होता है, तथा ये किसको बोलेंगे? पीटल यानी कि क्या बोले थे उसको? बाह्य दलपुंज यानी दलपुंज को, है ना। दलपुंज को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं, सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे, है ना। जब हम कहेंगे दलपुंज की बात करें, अगर दलपुंज, ठीक है, आप जानते हैं दलपुंज दूसरा चक्र होता है। दलपुंज क्या होता है बेटा? दूसरा चक्र। अब दलपुंज के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये दलपुंज जो होते हैं प्रत्येक पुष्प में अलग अलग रंग के होते हैं, भिन्न भिन्न रंग के ये होते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा? भिन्न भिन्न रंग के होने पर ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, यानी ये आकर्षण करने का कार्य करते हैं। और कीटों को जब आकर्षित करेंगे तो होगा परागण। क्या होगा बेटा? परागण। भाई लैंगिक जनन तो पढ़ रहे हैं, लैंगिक जनन का मतलब क्या है? कि 2 पेरेंट हों। कितने हों? 2 पेरेंट। जैसे आप पहले वाली स्लाइड पर जब आप जाएंगे यहां पर, तो आपने पुष्पी पादप को समझा। लैंगिक जनन का मतलब देखिए, यहां पर लैंगिक जनन का मतलब क्या होगा? लैंगिक जनन में एक क्या होगा बेटा? एक होगा नर और एक होगा क्या? दूसरा क्या होगा? मादा। एक नर और दूसरा मादा। आप जानते हैं लैंगिक जनन क्या है? जिसमें 2 पेरेंट होंगे। और याद रखें कि इसमें आएंगे वेरिएशन, विभिन्नताएं आएंगी। आपको जेनेटिक्स वाला पार्ट मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं, और उसको अगर ध्यान दिए होंगे ना तो लैंगिक जनन में ही क्या आती हैं? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। चलते हैं अपनी स्लाइड पे, है ना बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो लाइक वाला बटन ठोक दिया करें, लोगों को शेयर कर दिया करें, और जो जो फोन मिला करें उससे उठा करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वाला बटन जरूर उससे प्रेस कर दिया करें, जिससे हमें भी ग्लूकोज मिलता रहे ना, हमारी भी एनर्जी बढ़ती रहे। क्योंकि यहां पर खड़े होकर के अकेले सुनसान पूरे के पूरे स्टूडियो में पढ़ाना, कोई भी नहीं बैठा है, सिर्फ कैमरे से ही बात करनी है। लेकिन फिर भी आपको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा होगा कि सर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सर आप ही से बात कर रहे हैं, इधर उधर मत देखो, सर आप ही से बात कर रहे हैं, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, चुपचाप टॉपिक पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सर आप ही से बात कर रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पर जब हम बोलेंगे दलपुंज के बारे में, तो हम कहेंगे ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है। ये पुष्प का क्या होता है बेटा? दूसरा चक्र होता है। तथा ये भिन्न भिन्न
भिन्न भिन्न रंगों के हो सकते हैं, रंगों के हो सकते हैं, भिन्न भिन्न रंगों के हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर और भी ऐड कर सकते हैं, यहां पर चलिए ठीक है नेक्स्ट लाइन में ही ऐड कर देता हूं। ये मुख्य रूप से कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ये क्या करेंगे, ये बेटा मुख्य रूप से कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, तो हम कहेंगे यहां पर, फिर इसके बाद बोलेंगे कि पराग कोश, ठीक है। पराग कोश के बारे में जब हम बात करते हैं, चलिए पीछे वाली स्लाइड पर भी थोड़ा सा है ना, इस पे भी कर देता हूं, ये लो और ये लो, है ना, इधर वाले पे गुस्सा हो जाएंगे हम लोगों से। हाँ जी चलो, ये चौथा भाग हम पढ़ रहे हैं, है ना, चौथा ही तो है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। कहेंगे पराग कोश, तो कहेंगे इसके अंदर विभाजन क्रिया द्वारा किसका निर्माण होगा बेटा, पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, पराग कणों का निर्माण होगा। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जानते हैं आप, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि फिर इसके बाद 5वें नंबर पर, 5वें स्थान पर जो बोलेंगे तो परागकोश, और फिर क्या कहेंगे, पुतंतु, ठीक है। ये परागकोश को पकड़े रहता है तथा उन्हें पोषण भी दिलाता है। दिलाता की जगह रुक जाओ, अच्छा, पोषण भी पहुंचाता है लिख लो, है ना, पोषण भी पहुंचाता है। क्या करेगा, पोषण भी पहुंचाता है ना, याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम कहेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट के बारे में, 6ठे नंबर पर स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, ठीक है। ये क्या करेगा, पराग कणों को रिसीव करना, मतलब क्या बोलेंगे उसको, पराग कणों को ग्रहण, है ना, ग्रहण करने का कार्य करती है ना। फिर वर्तिकाग्र के बाद वर्तिका, ये
कणों के केंद्रकों को दिशा निर्देशित करती है। ये बात समझेंगे आगे चल करके। दिशा निर्देशित करती है। क्या करेगी बेटा? दिशा निर्देशित करेगी। ये कौन से नंबर पर बोलेंगे? 7वें नंबर पर। फिर इसके बाद अगला 8th नंबर पर अंडाशय। जनन के फलस्वरूप अंडाशय भाग फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पार्ट आपके अच्छी तरह से उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया ना बेटा, एक बार पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे इनसे संबंधित जब बातें आएंगी ना तो आपको समस्या आएगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार रिवाइज करके अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, जिससे आप अपने इस चैप्टर को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले बेहतरीन से लेक्चर में। तब तक आप ये बात सदैव याद रखिए बेटा कि अभी अगर आप अच्छा कर ले जाएंगे तो आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार यही कहता चला आया हूं। आपके सुन सुन करके कान पक गए होंगे। इस समय मेहनत जितनी कर ले जाएंगे आप रिजल्ट को उतना बेहतर बना ले जाएंगे, क्योंकि जो पानी से नहाते हैं ना वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो मेहनत करिए, अच्छी तरह से लगे रहिए, जुटे रहिए, करते रहिए अपने इसी कार्य को निरंतर, लगातार। एक ना एक दिन बेहतर समय आप जरूर लेकर के आएंगे, खुद से ये प्रॉमिस करिए। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बेहतरीन से, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।